साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश सेट के बारे में, राज्य पात्रता परीक्षा। यह जो कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एमपी सेट नेट जेआरएफ में काम में आने वाली है, क्योंकि हमारी सिलेबस की इकाई 7 जिसमें कहानियों को पढ़ना है उसमें शामिल है। तो यदि हम इस कहानी को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको निश्चित ही अपनी तैयारी में हेल्प साबित होगी। आज हम पढ़ेंगे माधवराव सप्रे का जीवन परिचय एवं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की संपूर्ण समीक्षा। शुरू करते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं सप्रे जी के जीवन परिचय की तरफ। साथियों, सबसे पहले माधवराव सप्रे के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि माधवराव सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 को हुआ था। इसको हमको याद रख लेना है। और इसके बाद दूसरा जो फैक्ट है वह बिलासपुर में मिडिल तक की इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से किया। इसके अलावा 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद इन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली। लेकिन जैसा कि उस समय देशभक्त के युवाओं में एक परंपरा थी, सप्रे जी ने भी शासकीय नौकरी की परवाह नहीं की और इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। इनका जन्म 19 जून 1871 को हुआ था। दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। बिलासपुर में इन्होंने मिडिल की पढ़ाई की। इसके बाद रायपुर विद्यालय से इन्होंने मैट्रिक मतलब 10th उत्तीर्ण किया। 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में नौकरी मिली। लेकिन जैसा कि उस समय देशभक्त के युवाओं में परंपरा थी तो इन्होंने भी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो उस समय इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस नहीं था जब, तो बिलासपुर में इन्होंने एक छोटा सा गांव है पेंड्रा, वहाँ पर इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक पत्रिका निकाली जो कि मासिक पत्रिका थी। हमसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ कैसी पत्रिका थी। छत्तीसगढ़ मित्र तो एक मासिक पत्रिका थी। हालांकि यह पत्रिका सिर्फ 3 साल तक चल पाई। तो यह पत्रिका कितने साल तक चली? 3 साल तक। किसने निकाली? माधवराव सप्रे ने। कब निकाली? सन 1900 में। कहाँ निकाली? छत्तीसगढ़ के जो है एक गांव पेंड्रा से निकाली और मासिक पत्रिका थी। 4 फैक्ट हम याद कर सकते हैं। इसके बाद सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को यहाँ हिंदी केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किया। जो लोकमान्य तिलक थे उनका जो पत्र है मराठी भाषा में केसरी, उसको इन्होंने हिंदी केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किया। साथ ही हिंदी साहित्यकारों और लेखन को एक सूत्र में पिरोने के लिए इन्होंने नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला भी प्रकाशित की। इसके अलावा इन्होंने कर्मवीर के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी। सप्रे जी ने लेखन के साथ साथ विख्यात संत समर्थ रामदास के मराठी दासबोध व महाभारत की मीमांसा, दत्त भार्गव, श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। तो हमको इनकी ये भी किताबें याद कर लेनी है जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। कौन कौन सी है? वह है रामदास के मराठी दासबोध और महाभारत मीमांसा, दत्त भार्गव, श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया। इसके अलावा सन 1924 में इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून का जो है अधिवेशन हुआ था, उसमें सभापति बनाया गया। कब? सन 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून में इनको सभापति बनाया गया। सप्रे जी ने सन 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने रायपुर में एक जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। साथ ही रायपुर में ही इन्होंने कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना की। ये 2 चीज़ें हमको याद रखनी है और ये दोनों विद्यालय आज भी चल रहे हैं। आगे बात करते हैं सप्रे जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जिनको हमको याद करना है। हमसे पूछा जाता है। इनका पहला कथन था कि मैं महाराष्ट्री हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है, क्योंकि इनका परिवार जो है मूल रूप से मराठी परिवार था। भले ही इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। तो पहला कथन ये था इनका कि मैं मराठी हूँ पर हिंदी विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी को हिंदी भाषी को हो सकता है। दूसरा, जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। इनका तीसरा कथन था विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ये तीनों कथन हम याद रख सकते हैं जो इन्होंने बताए हैं
कि मैं महाराष्ट्री हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। दूसरा, जिस शिक्षा में स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं। और तीसरा, विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ये 3 कथन इनके महत्वपूर्ण हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि एक कथन किसके हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया। सबसे पहली इनकी पत्रिका थी, पत्रिका संपादन में इच्छा में सदैव, पत्र पत्रिका प्रकाशन एवं संपादन की इच्छा सदैव इनके साथ रही। इसी क्रम में मित्रों के अनुरोध पर पत्रकारिता के जज्बे के कारण 1919 और 1920 में पंडित माधवराव सप्रे जी जबलपुर आ गए और यहाँ पर करमवीर, जो कि जिसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी करते थे, पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। करमवीर पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने आरंभ किया कब? जबलपुर में आकर के सन 1900 से 1920 के समय। वही समय था जब गांधी जी आंदोलन में आए थे और उस समय जो आंदोलन चल रहा था भारत के लिए असहयोग आंदोलन। इसके बाद जिसके संपादन माखनलाल चतुर्वेदी को बनाया गया करमवीर पत्रिका का, इन्होंने देहरादून में आयोजित 15वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की, तथा वहीं अपनी प्रेरणा से जबलपुर में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना की। हमसे पूछा जाता है राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना किसने की, तो माधवराव सप्रे ने कहा कि जबलपुर में। और देहरादून में जो सम्मेलन हुआ था इसकी डेट भी हमने देखी थी 1924, जिसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। आगे, जिसके सहयोग से छात्र सहोदर, तिलक और हितकारिणी, श्री शारदा जैसी साहित्य के महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कहाँ से? राष्ट्रीय हिंदी मंदिर से। एक महत्वपूर्ण फैक्ट थे पत्र पत्रिकाओं को संपादन को लेकर के। आगे इनके बारे में और आपको जानकारी दे दें। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों का विचार और माधवराव सप्रे की कहानियों का संपादन देवी प्रसाद वर्मा ने किया है। इन्होंने कुछ अनुवाद किए, जैसे हिंदी दासबोध समर्थ रामदास की मराठी में लिखी गई प्रसिद्ध का। इसके बाद गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का इन्होंने अनुवाद किया। भारत मीमांसा महाभारत के उपसंहार चिंतामणि विनायक वैद्य द्वारा मराठी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया। इसके अलावा इन्होंने संपादन किया हिंदी केसरी का, साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मित्र का जो मासिक पत्रिका थी। और तो साथियों, इतना इन लोगों ने इन्हें संपादन किया। अब तक हमने माधवराव सप्रे के परिचय के बारे में पढ़ा। प्रमुख तौर पर इनकी कृतियों को हम याद कर लें। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास में सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक ह्रास और उसके कारण, माधवराव सप्रे की कहानियाँ, जिसका संपादन देवी प्रसाद वर्मा ने किया। इन्होंने अनुवाद किया 3 का, हिंदी दासबोध, गीता रहस्य, महाभारत मीमांसा। संपादन किया हिंदी केसरी का और छत्तीसगढ़ मित्र का। अब आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कहानी के बारे में। एक टोकरी भर कहानी मिट्टी का हम परिचय आपको बता दें। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध हुई है। दूसरी चीज़ है, इस कहानी में एक विधवा स्त्री के माध्यम से जमींदार द्वारा जनता पर होने वाले अन्याय को दर्शाया गया है। विधवा स्त्री की दयनीय अवस्था और नियति द्वारा उसके पारिवारिक सदस्यों का निधन होना और दुर्भाग्य से को व्यक्त करता है। जमींदारों द्वारा जबरदस्ती उसे झोपड़ी पर कब्जा करना और झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी का उसके द्वारा ना उठाना उसके अपराधी भाव को दर्शाता है। अंततः इसी अपराधी भाव का एहसास कर कृत कर्म का पश्चाताप करते हुए जमींदार विधवा से माफी मांगना और कहानी को आदर्श स्तर पर उठाना। यह कहानी हिंदी की पहली कहानी होकर भी प्रभाव की दृष्टि में मौलिक है। तो एक कहानी का सामान्य सा परिचय है कि जो है टोकरी भर मिट्टी की पहली कहानी सिद्ध हुई है। जमींदार और गरीबों के बीच के अन्याय को दर्शाया गया है। स्त्री की दयनीय अवस्था को बताया गया है। जमींदार के द्वारा झोपड़ी पर कब्जा करना, झोपड़ी की मिट्टी को का द्वार पर ना उठना, अपराधी भाव को दर्शाना और बाद में कृतकर्म होकर के झोपड़ी वापस कर देना, विधवा से माफ़ी मांग लेना, इस कहानी को जो है एक आदर्श स्तर पर ले जाता है। आगे बात करते हैं एक टोकरी भर कहानी के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है, जिसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है, क्योंकि जमींदार जो कि एक अमीर व्यक्ति था और एक जो गरीब महिला थी जिसकी झोपड़ी को हत्या लेता है, तो इस शोषण की कहानी है। इसके अलावा इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है।
अगला है एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना इसमें दिखाया गया है। साथियों, अब हम आगे पढ़ेंगे टोकरी भर मिट्टी कहानी की समीक्षा। यह कहानी वर्गभेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा गरीबों और अनाथों का शोषण करते आए हैं। इस कहानी में भी जमींदार द्वारा अपने महल के बढ़ाने के लिए गरीब महिला का शोषण किया गया। दूसरी चीज, जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई और जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहाँ बसी थी, इसलिए वह हटाने को तैयार नहीं हो रही थी। फिर उसके प्रिय पति और इकलौते पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़ करके चल बसी थी। यह वही पोती उसकी वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आती तब वह मारे दुख के फूट फूट कर रोने लग जाती। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है तब से वह मृत सी हो गई है। उस झोपड़ी में से उसे इतना लगाव था कि वह वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी। वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के प्रति सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया, झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकाल दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया पड़ोस में ही रहने लगी। तीसरी चीज क्या हुआ बाद में, एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहे थे। उसी समय विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर के वहां पहुंची। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहने लगे। तब गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक भी नहीं मानती है। इसलिए जो है वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाकर उसका चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसने आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गई जिससे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी में हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगा पर टोकरी में हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज यह नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टियां पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। अनाथ विधवा का यह कथन बहुत ही सहज पर तत्कालिक समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह ही करती है। एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी का कथानक बहुत सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़ी सहजता से पाठकों के सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना की वाणी भी दी गई है। मनुष्य को अपनी जरूरतों से अधिक लालसा होने लगी जिसके फलस्वरूप वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अतः लेखक ने बड़ी कुशलता से इस छोटे से कथानक से प्रभावी बना दिया। यही मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी की आरंभिक कहानियों में स्थान दिलाता है। तो हमने एक कहानी की समीक्षा पढ़ी। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही सेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहला प्रश्न है, माधवराव सप्रे का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो कब हुआ था इनका जन्म? हमने पढ़ा है माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ था। माधवराव सप्रे की मृत्यु कब हुई थी? तो हमने पढ़ा है माधवराव सप्रे की जो मृत्यु हुई थी वह 1926 में हुई थी। इसके बाद अगला, माधवराव सप्रे ने बिलासपुर में कौन सी पत्रिका निकाली? तो इन्होंने बिलासपुर में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकाली। माधवराव सप्रे का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो इनका जन्म दमोह जिले में हुआ था। माधवराव सप्रे हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में कब सभापति बने? तो जो ये सभापति बने थे इनको 1924 में सभापति बनाया गया था। विधवा की पतोहू कितने वर्ष की कन्या छोड़ करके चल बसी थी? तो 5 वर्ष की कन्या को छोड़ के चल बसी थी। झोपड़ी के छूटने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था? तो पोती ने झोपड़ी के छूटने पर खाना पीना छोड़ दिया था। इसके अलावा एक टोकरी भर मिट्टी से विधवा क्या बनाना चाहती थी? तो एक टोकरी भर मिट्टी से विधवा जो है चूल्हा बनाना चाहती थी। जमींदार किस बात से गर्वित हो?
अपना कर्तव्य भूल गए थे, तो जमींदार धन से मद में गर्वित होकर के अपना कर्तव्य भूल गए थे। जमींदार विधवा को क्या वापस देते हैं, तो जमींदार विधवा को उसकी झोपड़ी वापस दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने 10 प्रश्न लगाए। बाकी और महत्वपूर्ण फैक्ट जो भी इससे संबंधित होंगे अगले वीडियो में हम फिर लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।